हमने एनाफेज को पढ़ लिया है, ठीक है, पर इसके जो लिखने वाला पॉइंट है वो लिख लेंगे। तो जो ये हमारी ये वाली स्टेज है ना, ये मेटाफेज है, जिसमें आपके क्रोमोसोम क्या है, मेटाफेज प्लेट में एक तरह से एक लाइन में लग गए हैं, ठीक है। और ये वाली जो एनाफेज, ये वाली कौन सी फेज है, ये एनाफेज है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम क्या हो रखे हैं, अपने अपने पोल पे चले गए हैं, ठीक है। ये एक लाइन डायग्राम जिसमें मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रोमियर है वो पोल की साइड रहेंगे, और जो इसकी आर्म है, क्रोमेटिड है, वो उसके अपोजिट होंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरे पोल पे होगा, और ये सेम चीज, ठीक है। अब इसके जो थियोरेटिकल है वो देख लेते हैं एक बार। इसमें लिख दिया है कि डिवाइड होने के बाद जो डॉटर क्रोमोसोम यानी कि संतति जो क्रोमोसोम है गुणसूत्र, ठीक है, वो अपने अपने ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तब उनका सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम को ध्रुवों की तरफ ले जाने का नेतृत्व करता है। तथा क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती है वो पीछे की ओर होती है, जैसे मैंने आपको समझाया। जैसे मैंने इस डायग्राम में समझाया कि जो क्रोमोसोम की जो आर्म होती है वो पीछे की तरफ होती है, और सेंट्रोमियर उसके पोल्स की तरफ होती है, और दोनों साइड में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब कुछ खास पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनाफेज जो स्टेज हमारी, तो उसमें क्या विशेषता है, जैसे कि हम हर एक स्टेज में विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जो हमारे की पॉइंट्स है, तो वो क्या क्या है उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट ये है कि हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम जो है ना, ठीक है, वो क्या है, हमारे टूटते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि गुणसूत्र जो है हमारे, वो टूटते हैं, और दो क्रोमेटिड या डॉटर सेल, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, संतति गुणसूत्र, उसका फॉर्मेशन करते हैं या उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, उसका निर्माण करते हैं। वो कौन सी स्टेज है जिसमें हमारे गुणसूत्र जो है वो टूट के दो गुणसूत्र बना रहे हैं, तो वो हमारी है एनाफेज, ठीक है, या पश्चावस्था में। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि जब टूट गए क्रोमोसोम, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ध्रुवों पे विपरीत, अपने एक गुणसूत्र, हाफ गुणसूत्र दूसरे पोल पे जा रहा है, और एक दूसरा जो दूसरे वाला है वो दूसरे पोल पे जा रहा है। तो इसमें क्या है, अर्ध गुणसूत्र अपने अपने पोल्स फेलिक्स ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो एक रफली डायग्राम से समझ लेते हैं कि मेन में क्या हुआ, ठीक है। तो
ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेटाफेज से, ठीक है। मेटाफेज में एक लाइन है, ये हमारे क्रोमोसोम बीच में ऐसे करके लगे हुए हैं, ठीक है। ये मेटाफेज है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं। अब ये हम पढ़ रहे हैं एनाफेज की स्टार्टिंग फेज कि एनाफेज, जो एनाफेज है उसमें क्या हुआ, हमारे क्रोमोसोम डिवाइड होके क्या हो गया है, यहाँ पर ऐसे उल्टा बना दिया मैंने, ये डिवाइड होके पोल्स की तरफ जाने लगे, और ये आपके ऐसे हैं। तो ये आपकी कौन सी फेस है, ये आपकी एनाफेज है। और एक स्टेज ऐसे आएगी जिसमें एनाफेज में क्या होगा, क्योंकि हम इसमें ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये डिवाइड हुए, हम इसमें ये भी पढ़ रहे हैं कि डिवाइड होने के बाद पोल्स की तरफ भी जा चुके हैं क्रोमोसोम। तो जो हमारा लास्ट पिक्चर होगा ना, एनाफेज का जो लास्ट स्टेज होगा, टीलोफेज शुरू होने से पहले, तो उसमें हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे, वो हमें ऐसे दिखाई देंगे कि वो इस पोल पोल पे है, ठीक है। इस पोल पे हमारे क्रोमोसोम आ चुके हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये हमारा एनाफेज का लास्ट जो एंड स्टेज है, कि मतलब अभी हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं एनाफेज, जहाँ पे हमें क्रोमोसोम डिवाइड होते अपने पोल्स पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक लास्ट स्टेज है टीलोफेज से पहले की, कि हाँ क्रोमोसोम जो है वो ध्रुवों पे जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एनाफेज जो स्टेज है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद हम टीलोफेज पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियरली देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके कि हमें और क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे क्रोमोसोम है वो ध्रुवों पे ऐसे करके अटैच्ड है, ये ठीक है। ये फाइनल एंड जो स्टेज है ना एनाफेज की, हाँ इसमें खत्म हो चुकी है एनाफेज। अब हम पढ़ेंगे टीलोफेज, अब हम पढ़ेंगे टीलोफेज, इसको बोलते हैं अंत्य अवस्था, मतलब अंत वाली अवस्था जो है एम फेज की। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है, स्टार्टिंग में क्या है क्रोमोसोम, स्टार्टिंग में जो गुणसूत्र है वो अपने ध्रुवों या पोल्स पे, पोल्स पर जा चुके हैं, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होता है कि अब ये क्रोमोसोम है, मतलब कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, या जो डीएनए होता है वो बिखरा हुआ होता है सेल में ना, फिर उसके बाद वो संगठित होना शुरू करता है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेटाफेज में कंडेंस हो जाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो हम क्रोमोसोम को देखने के लिए सबसे अच्छी स्टेज होती है वो। अब क्या हुआ टेलोफेज में ये आपका पॉल्स में आ गया, तो अब ये क्या करता है कि इसकी इंडिविजुअल मतलब जो उसकी अपनी पहचान होती है कि हाँ वो एक क्रोमोसोम है, वो खो देता है और पूरी तरह से क्रोमेटिन बन जाता है, बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल बन जाता है इस कंडीशन में। तो ये क्या करता है यहाँ पर इस स्टेज में गुणसूत्र इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल क्रोमोसोम क्या करता है, अपनी इंडिविजुअलिटी जो होती है ना उसको खो देता है। इस स्टेज में क्या होता है कि अब हमें कोई भी सिंगल क्रोमोसोम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो क्रोमेटिन बन गए थे। अब वो क्रोमेटिन जो बने हैं ना, तो क्रोमेटिन के फॉर्म में ही हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होगा, कोई भी सिंगल क्रोमोसोम या गुणसूत्र नहीं दिखाई दे रहे। तो जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है मटेरियल वो क्या होगा, वो हमारा क्रोमेटिन होता है। तो ये है
यह एक क्रोमेटिन मटेरियल, जी यह क्रोमेटिन मटेरियल के समूह के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारी न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर अब क्या है, अब उसके अंदर क्रोमेटिन है, कोई सिंगल जो हमारा क्रोमोसोम है वो नहीं है। तो जब इस कंडीशन में क्या है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो एक डिसॉल्व फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में थे मिक्सचर के फॉर्म में, पर अंतर वहां पे क्या है कि वहां पे हमारा क्रोमोसोम भी थे। ठीक है, पर हम इंडिविजुअली देख नहीं पा रहे थे। यहाँ पे क्या है, हमारी क्रोमेटिड है, मतलब क्रोमोसोम भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। हमने समझा था कि ये हमारी क्या है, सेल है। अब सेल क्या होता है ना, इसमें साइज भी, अभी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ क्या होता है, जो साइज होता है सेल का वो भी थोड़ा इनलार्ज हो जाता है जब हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, या फिर हम कैरोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। जब हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या हो गया है, इस स्टेज में क्या हो जाता है, जो हमारा क्रोमेटिन होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा ना सेल में, हमने एनाफेज में पढ़ा कि ये यहाँ पे जाके ऐसे इकट्ठे हो गए। तो अब क्या होने लगता है, यहाँ पे ना ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जब फॉर्मेशन होता है तो, और ये जो हमारा क्रोमेटिन है वो डिसॉल्व फॉर्म में हो गया है, तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, तो जो हमारी टीलोफेस होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, दो हमारी क्या बनने लगती है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और क्लियर फॉर्म में बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने, ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी एनाफेज है। ठीक है, इससे पहले वाली जो फेज पढ़ी कि क्रोमोसोम क्या है, अपने पोल्स में चले गए और क्या धीरे धीरे क्या है, जो धीरे धीरे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है वो टीलोफेज में होता है। ठीक है, और आपके क्रोमेटिन जो है ना वो डिसॉल्व फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये आपके दो डॉटर न्यूक्लियाई है, और ये पूरा एक सेल के अंदर है। अभी सेल का डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ अभी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल था आपका बिखरा हुआ पड़ा था, तो बस दो एक क्या होने लगी, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगा। किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है इसमें। तो आपके क्या बन गए, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए आपके। ठीक है, टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम विशेषताएं पढ़ रहे थे कि सेल में इस वाली फेज में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि गुणसूत्र आपके विपरीत ध्रुवों में चले गए हैं। ठीक है, और क्रोमो जो आपके गुणसूत्र थे, उन्होंने अपनी जो इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है अपनी पहचान जो है, ठीक है, तो जो गुणसूत्र है उन्होंने अपनी पहचान खो दी है यहाँ पे, इस टाइम पे खो कर वो किस में आ गए, क्रोमेटिन मटेरियल में आ गए, का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको कि जो हमारे जो क्रोमेटिन मटेरियल बना है उसके क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी जो स्टेज है ना सेल की, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके कुछ, जैसे मैंने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, उसके साथ साथ आपका जो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका निर्माण होने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी स्टेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो वो टीलोफेज है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी टीलोफेज भी खत्म हो गई है। अब हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस, मतलब अभी सिर्फ हमने न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवाइड, डिवीजन, विभाजन, ठीक है। यानी कि कोशिकीय द्रव्य कोशिका द्रव्य का विभाजन, और उससे क्या बनेगी फिर, दो नई सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये ना इस बात पे वेरी करता है कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है कि वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। अब एनिमल सेल में भी अलग तरह से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, प्लांट सेल में अलग तरह से डिवीजन होता है, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं एनिमल सेल में क्या होता है। तो जो एनिमल सेल होती है उसमें क्या होता है, ये आपकी नॉर्मल सेल है, ठीक है। और यहाँ पे दो आपके क्या बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, ठीक है। तो जो आपकी एनिमल सेल होती है उसमें बनता है फेरो, ठीक है। फेरो क्या होता है कि मतलब गड्ढा पड़ जाता है, सेल के बीच में गड्ढा पड़ जाता है, और ये गड्ढा और एक्सटेंड करके न्यूक्लियस तक चला जाता है, और यहाँ जाकर क्या करता है, दो मतलब पूरी एक सेल को डिवाइड कर देता है, ठीक है। दोबारा समझते हैं कि आपकी सेल है, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई है, इसमें फेरो बन जाता है यानी कि गड्ढा, और ये गड्ढा क्या करता है, ये पूरा एक्सटेंड करता है यहाँ तक, ये इधर से एक्सटेंड करेगा, ये इधर से एक्सटेंड करेगा, और बीच में जाके मिल जाएगा, और फिर दोनों सेल क्या होगी, अलग अलग हो जाएंगी। इससे क्या बनेगी, दो डॉटर सेल बनेगी। एनिमल सेल में ऐसा होता है, ठीक है, और प्लांट सेल में अलग चीज होती है। तो क्या होता है इसमें, इसमें एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्रो फर्रो का फॉर्मेशन होता है, जो और गहरा होकर कोशिका के कोशिका द्रव्य को दो भागों में विभाजित कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेल है, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे फरो बन जाता है, और ये फरो और गहरा जाके सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, और ये आपका डॉटर सेल बन जाती है, ठीक है। तो ये एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल में। जो प्लाज्मा जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें क्या होता है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल एक मैंने आपको बताया था रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मोटी सी लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। तो हमने एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया। प्लेट, सेल प्लेट से शुरू होता है, ठीक है। ये एक प्रिकर्सर होता है, जो हमारी प्लांट सेल होती है, ठीक है, उसमें मिडिल में एक सेल प्लेट बनता है, जो कि क्या करता है, जो कि बाहर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। और ग्रो करने के बाद जो पहली सेल वॉल थी, ठीक है, जो सेल डिवाइड हो रही है उसकी सेल वॉल की उसमें जाके जुड़ जाता है, और सेल क्या करती है, फिर बाद में डिवाइड हो जाती है दो सेल्स में।
तो यहाँ आपको क्या जानना है, हमने जाना है कि वहां पे फरो था, कि बीच में सेल का क्या हो गया, आपस में मतलब फरो बन के वो सेल डिवाइड हो गई। यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और सेल प्लेट मिड से शुरू होती है, फिर वो बाहर की तरफ जाके क्या करती है, जो पहले से सेल वॉल थी प्लांट की उसमें जाके मर्ज हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है, और फिर क्या करती है, दो डॉटर प्लांट सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, निर्माण करती है। इसको थोड़ा थ्योरेटिकल लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जिससे कि रिवीजन करने में आसानी होगी। तो सेल वॉल का या फिर कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के बीच से शुरू होता है, जिसमें एक सेल प्लेट कोशिका के बीच में फॉर्म होती है, जो बाद में ऊपर और नीचे दोनों तरफ ग्रोथ करती है, फिर बाद में जाकर पहले वाली कोशिका की पुरानी कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है। ठीक है, अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे प्लांट सेल का भी डिवीजन खत्म हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तब हमारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड, वो दोनों संपुटी कोशिका में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये विभाजित नहीं होंगे, बस ये जितने पड़े होते हैं सेल के अंदर थोड़े उसमें चले गए, थोड़े दूसरी सेल में चले गए, ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सेल के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होता है तो क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से जो न्यूक्लियस है उसका वो नहीं हो रहा होता है, कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे होते सेल में। जैसे हम डिवीजन हो रहा है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियस चला गया, एक के अंदर दूसरा चला गया। ठीक है, कभी कभी नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस चले जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है और ये एज अ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक सिंसेशियम कंडीशन होती है, ठीक है, सिन सिंसेशियम, जिसको बोलते हैं सह कोशिका कोश, जिसका एग्जाम्पल है लिक्विड
लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंकाइशियम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। कि सिंकाइशियम क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, कि मतलब एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस आ गए, ठीक है, जिसका एग्जांपल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो ये अब हम ये पढ़ते हैं कि जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, इसका महत्व क्या है, कि सेल डिवीजन क्यों होनी जरूरी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव में ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ के लिए जो काम करता है वो कौन करता है? ग्रोथ कराता है, ठीक है, कराता है, ठीक। दूसरा, देखो कभी कभी डैमेज हो जाता है, ठीक है, सेल में, मतलब हमें चोट लग जाती है या फिर सेल डैमेज हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प होती है माइटोसिस के थ्रू। सेल रिपेयर में हेल्प करता है थ्रू द माइटोसिस। और क्या होता है ना कि कुछ हमारी सेल, शरीर की सेल, जैसे कि हमारी स्किन की जो ये एपिडर्मिस होती है, ठीक है, ये और हमारी जो स्टमक या पेट की जो गट होती है, ठीक है, ब्लड सेल्स जो होती है, ठीक है, वो रिप्लेस होती रहती है, मतलब कुछ कुछ टाइम बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, तो रिप्लेस करने में भी हेल्प करती है हमारी माइटोसिस। तो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जो स्किन होती है ना, उस स्किन की भी बहुत सारे लेयर होती है, ठीक है, तो जो एपिडर्मिस एपिडर्मिस डर्मिस, फिर मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू और फिर मसल्स आते हैं। तो एपिडर्मिस सबसे ऊपरी सतह होती है और ऊपरी सतह की भी मल्टीपल लेयर होती है। तो अपर लेयर जो होती है एपिडर्मिस की, वो, ठीक है, सेल लाइनिंग ऑफ द गट और आपकी ब्लड सेल्स, ये क्या करती हैं, ये अपने आप को रिप्लेस करती है कुछ टाइम में। तो अगर माइटोसिस होगा तो रिप्लेस करने में इजी रहेगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। और माइटो डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, प्लांट्स में, प्लांट्स की जो जब सबसे ऊंचा वाला जो पोर्शन होता है जिससे ग्रोथ होती है ऊपर की तरफ, प्लांट में भी जो टिश्यूज होते हैं, अपाइकल जो टिश्यूज होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, जिसको हम शायद विभुजन तक भी बोलते हैं, जो कि डिवीजन करते रहते हैं और सबसे प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपाइकल एंड लेटरल कैम्बियम, ये क्या करते हैं, ये हमारी प्लांट की लगातार ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो माइटोटिक है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो आपकी ग्रोथ करने में, एनिमल प्लांट सेल में सेल रिपेयर करने में, और कुछ जगह रिप्लेस करने में भी, ठीक है। और जैसे कि इसमें मैंने बोला माइटोटिक डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे माइटोटिक डिवीजन का वृद्धि के लिए, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और खासकर एपाइकल, क्योंकि वो उसकी लेंथ बढ़ाता है प्लांट की, ठीक है। और कुछ लेटरल कॉम्बिबियम ही होता है जो कि आपकी लेटरल ग्रोथ कराते हैं, जिसका कुछ ऐसा डायग्राम होता है कि टिश्यूज जो होते हैं ना, कुछ आपके लॉन्गिट्यूडनल वो बढ़ा रहे हैं ग्रोथ, और कुछ आपके ट्रांसवर्स ग्रोथ भी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अपाइकल बोलते हैं, जो टिप होती है प्लांट की, और इसको लेटरल कॉम्बियम बोलते हैं, ठीक है। अभी जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे उतक, तो उतक में हम ये सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे,
ठीक है, कि कौन सा लेटरल ग्रोथ करा रहा है, कौन सा एपाइकल ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमारा माइटोटिक जो टॉपिक है, ठीक है, माइटोसिस वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो और टाइमिंग डाल दो कि हाँ हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं अगले लेक्चर में जब स्टार्ट करने से पहले उसको डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी हम कुछ थोड़े से एनिमेशन देखते हैं जिससे कि हमें थोड़ा विजुअलाइजेशन बन जाए कि हाँ सेल के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से जब हम स्लाइड बना के देखते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये चल रहा है सेल में। लेकिन एक बार विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है, एनिमेशन जो होता है उससे हमें चीजें ज्यादा रिटेन रहती है और ज्यादा समझ में आ जाती है। तो कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने स्टोर करके रखी है, मैं आपको वो दिखाऊंगी जिससे आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाए कि कौन सी फेस में क्या चल रहा था। ठीक है, ये ना एक एनिमेशन है एनिमल सेल का, जिसमें एनिमल सेल क्या करे, फोरो का फॉर्मेशन हो रहा है देखो साइड से, और ये पूरा अंदर तक जा रहा है और सेल को क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की एनिमेशन है, किस तरह से सेल आपकी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये एक एनिमेशन है जिसमें कि पूरी सेल डिवीजन का जितना मैंने पार्ट बताया, स्टार्टिंग फेज स्टार्टिंग फेज से लास्ट फेज में, जो कि एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करती है। ठीक है, जिसमें देखो ये आपके क्या है, ये हमारे वो है पोल्स है। ठीक है, और क्रोमोसोम आपस में देखो मिड मेटाफेज में आ गए और आपस में डिवाइड होके जा रहे हैं अपने पोल्स की तरफ। ठीक है, जो कि आपकी टीलोफेज हो जाए, वो हो जाएगी एनाफेज हो जाएगी, और यहीं पे क्रोमेटिन मटेरियल पूरा अलग हो गया जो कि एनाफेज की स्टेज हो गई। ठीक है, दोबारा समझते हैं, ये आपके ध्रुव आए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का आए, क्रोमोसोम से अटैच्ड हुए, मेटाफेज प्लेट बनी, फिर क्रोमोसोम डिवाइड हुए, क्रोमोसोम डिवाइड होके अपने ध्रुवों की तरफ चले गए। ठीक है, और जाकर क्या हुआ, एक क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कर दिया और जो आपका न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो माइटोसिस वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस, जो कि माइटोसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट माइटोसिस भी है कि कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और मियोसिस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर देना वीडियो के नीचे, तो मैं वो देख के अगले जब भी मैं लेक्चर शूट बनाऊंगी तो मैं उसमें उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जैसे हम पढ़ रहे हैं कि आपको ये स्टेज समझनी है तो आप, मैं उसे दोबारा समझा दूंगी एक बार, मतलब आप बस मैसेज करके लिख देना उसमें। ठीक है, थैंक